हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। ऑब्वियसली वीकेंड पे सबसे बड़ी जो चीज़ रही इंडिया में, तो इंडिया पाकिस्तान मैच रहा एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन कि आई थिंक वी वॉन वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली। तो काफ़ी एक हाइप था उसका, तो वो काफ़ी अच्छे से मेरे ख्याल से इंडियन टीम परफॉर्म्ड। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले कुछ ग्लोबल न्यूज़ के बारे में और फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक, एंड देन वी विल टॉक अबाउट रिजल्ट्स। ऑब्वियसली वीकेंड है, वीकेंड के बाद मंडे मॉर्निंग है, तो जो लिमिटेड ही कुछ न्यूज़ रहती है, बहुत ज़्यादा मार्केट्स, क्योंकि मार्केट्स अभी बंद रहते हैं, तो कुछ कुछ रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में जो मंडे को इम्पैक्ट कर सकते हैं, मतलब आज की मार्केट या ओवरऑल वीक में, और क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड है इस वीक में, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले लास्ट में नॉलेज सेक्शन करके आज कुछ खास नहीं है, बट छोटा सा एक स्निपेट है विच आई लाइक्ड, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक मिथ बस्टर है कह सकते हैं, या फिर एक मतलब ध्यान रखने चीज़ है, वो मैं 1 मिनट में आपको लास्ट में बताऊंगा। एक और चीज़ बताना भूल गया मैं आपको कि सेशन है पुणे में ऑन गोल प्लानिंग, राइट। तो ओवरऑल वेरियस फाइनेंशियल गोल्स के बारे में काफ़ी डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स का सेशन होगा। ठीक है, एंड वी विल ऑब्वियसली इट विल बी वेरी वेरी इंटरेक्टिव। तो पूना में 28 अक्टूबर को सुबह 10 बजे जो है वो सेशन ऑर्गेनाइज्ड है, विद इन द सिटी होगा। अभी वी हैव नॉट फाइनलाइज द होटल एंड एवरीथिंग, तो उसके डिटेल्स वी विल गिव इट टू यू। सेशन बुक करना है, ऑलमोस्ट 50% सीट्स आर ऑलमोस्ट डन ओवर द वीकेंड। तो अगर अभी तक आपने बुक नहीं किया है तो ज़रूर नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट सेक्शन में भी मैं डाल देता हूँ, तो वो ज़रूर चेक कीजिए। इफ़ यू आर इन पुणे, वी वुड लव टू विजिट परिमल एंड आई विल बी कंडक्टिंग द सेशन। तो सबसे पहले अगर हम न्यूज़ की बात करें तो ऑफ कोर्स क्रूड ऑयल जो है वो सबसे ज़्यादा ओवर द वीकेंड न्यूज़ में रहा, राइट। वापस ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस है वो $91 के आसपास पहुंच गया है। तो मतलब वो पहले 95 पहुंच गया था, आपको पता ही है, फिर 83-84 आ गया था, क्योंकि जैसे जैसे यूएस का एक इकोनॉमिक डेटा या ग्लोबल इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो डाउन आ रही थी, तो वो काफ़ी कम आ गया था। अब फिर से वो $91 के आसपास फिर से पहुंच गया, मेजरली बिकॉज ऑफ द मिडल ईस्ट में जो वॉर जो है स्टार्ट हुआ है इजराइल एंड हमास का, एंड उसकी वजह से मतलब जैसे जैसे वो और पेस पकड़ रहा है, जैसे जैसे ये बात चल रही है कि इजराइल इज गोइंग टू गो विद द ग्राउंड फोर्सेस इनसाइड हमास, तो काफ़ी एक्सपेक्टेशन ये हो गई है कि दिस में टर्न आउट टू बी अ बिगर वॉर रादर देन इजराइल एंड जस्ट हमास। तो ये सारी चीज़ों से एक्सपेक्टेशन की वजह से ऑब्वियसली क्रूड ऑयल अब ऐसा ही थोड़ा वोलेटाइल रहेगा। इट विल बी ड्रिवन बाय लॉट ऑफ न्यूज़ कमिंग आउट ऑफ मिडल ईस्ट। दो जो कंट्रीज अभी इन्वॉल्व हैं, राइट, दे आर नॉट अ बिग ऑयल प्रोड्यूसर। प्रॉब्लम ये है कि एक्सपेक्टेशन ये है कि ये बढ़ जाए, मतलब कंट्रीज लाइक ईरान एंड ऑल दीज कंट्रीज विच आर बिग ऑयल प्रोड्यूसर, दे एंटर इन टू द फ्रे, और उसकी वजह से इशू हो सकता है। तो वो काफ़ी बड़ी जो है ओवर द वीकेंड न्यूज़ है ये, और काफ़ी ट्रैक करने वाला नंबर है, क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी को स्पेशली डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, इंडिया की इन्फ्लेशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। बहुत सारी कंपनीज का रॉ मटेरियल है, तो उनके प्रॉफिट मार्जिन्स पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो ये नंबर ज़रूर फोकस कीजिए, मतलब कैसे कैसे ये मूव करता है, और उसके हिसाब से ऑब्वियसली मार्केट्स विल रिएक्ट टू द दोज कंपनी जिनका ये मतलब रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। ओवर द अब इस वीक हम एक्सपेक्टेशन क्या क्या है यूएस पर्सपेक्टिव से, तो एक तो जेरोमी पावल जो यूएस फेड के चेयर है, मतलब यहाँ जैसे इंडिया का आरबीआई है वैसे यूएस फेड है, उन जो चेयर हैं उनकी स्पीच है ऑन October 19, ठीक है, जो कि उनकी मीटिंग से पहले, जो उनकी बाई मंथली मीटिंग होती है जिसमें इंटरेस्ट रेट्स हाई का, उससे पहले एक मीटिंग है, तो उस पर थोड़ा सा लोगों का फोकस रहेगा कि उनकी स्पीच में उनका कैसे, क्योंकि अभी तक जो लास्ट वीक है जो मार्केट थोड़ा सा लास्ट में बढ़ा कम हुआ, मतलब थोड़ा इवन विद वॉर थोड़ा सा पॉजिटिव एक कॉनोटेशन में रहा, वो मेजरली एक अच्छी कमेंट्री आ रही है कुछ कुछ अलग अलग यूएस फेड के, और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं यूएस फेड की अक्रॉस द स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स, तो उनकी अलग अलग पॉजिटिव आ रही है कि नहीं यार शायद इंटरेस्ट रेट्स हाइक हो गए हैं, मतलब मैक्सिमम पहुंच गए हैं, तो अब हम शायद और हाइक नहीं करेंगे। तो इस तरह की कुछ कमेंट्रीज आई और उसकी वजह से मार्केट्स ने थोड़ा पॉजिटिव रिएक्ट किया। लेकिन अब इनकी जो स्पीच है 19 अक्टूबर को, वो शायद थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और ये सारी चीज़ों पर फोकस
डेफिनेटली मार्केट का रहेगा। बाकी यूएस का कुछ रिटेल सेल्स डेटा आना है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आना है, वो ऑफ कोर्स दीज मैट्रिक्स विल बी ट्रैक्ड बाय द यूएस मार्केट, क्योंकि इसका इम्पैक्ट रहता है ना कि मार्केट कैसे चल रही है, इकोनॉमी कैसे चल रही है, वो सारी चीज़ें उस पर इम्पैक्ट रहता है। अब हम कुछ इंडिया स्पेसिफिक अगर न्यूज़ के बारे में बात करें तो सेबी जो है, मतलब जो ट्रेडिंग आर का एक्सटेंशन की बात हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा चल रही है, तो सेबी ने इट सीम्स कि फिर से फीडबैक जो है वो के प्लान कर रहे हैं टू गेट न्यू फीडबैक ऑन ट्रेडिंग आर एक्सटेंशन। दे आर इट सीम्स नॉट वेरी कन्विंस्ड, उनको कुछ भी कंसर्न्स हैं अभी भी जो इंडिया में ट्रेडिंग आर का एक्सटेंशन की बात एनएससी कर रहा है। तो आई डोंट नो, मतलब आप क्या बोलते हो उसके बारे में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। अगर आप ट्रेडर हो तो, इन्वेस्टर हो तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है अपने को कि ट्रेडिंग आर बढ़े या ना बढ़े, ठीक है। गवर्नमेंट जो है, सेकेंड न्यूज़ थी कि गवर्नमेंट कंप्लीट्स ईस्टर्न डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर है इंडिया का, जो कि पंजाब से बिहार तक जाता है, ठीक है। तो फ्रेट कॉरिडोर मतलब सिर्फ मालगाड़ी चलेगी उसके ऊपर, ठीक है, मतलब हिंदी में समझाया जाए तो बेसिकली सिर्फ गुड्स ट्रेन्स जो हैं वो उस पर चलेंगी। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है बिकॉज उसमें स्पीड ऑफ द गुड्स ट्रेन जो है वो ज़्यादा रहती है। एक मोस्टली इंडिया में गुड्स ट्रेन की जो स्पीड है वो 25-30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलती हैं, बिकॉज उनको प्रायोरिटी कम दी जाती है एज़ कम्पेयर टू पैसेंजर ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन आएगी तो उनको रोकना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें रहती है। बट ये जो कॉरिडोर है ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स ट्रेन के लिए ही होता है, और इसकी वजह से इसमें जो स्पीड रहेगी एक्सपेक्टेड है कि 60 किलोमीटर पर आवर की रह सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर हम पंजाब और हरियाणा, इसमें उत्तर प्रदेश हरियाणा ये सारे स्टेट्स मिलेंगे, और इसकी वजह से स्पेशली थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो इन स्टेट्स में, ठीक है, तो उसका जो कोल आता है बिहार से वो काफ़ी अच्छा, मतलब उनको एक बेनिफिट इसमें दिख सकता है। अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो पोर्ट कैपेसिटी के ऊपर अदानी का जो नंबर आया है, उन्होंने कहा है कि हम 20,000 करोड़ रुपए इन नेक्स्ट 7 ईयर्स वी आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट, हमारी पोर्ट्स की कैपेसिटी 4 टाइम्स करने का प्लान कर रहे हैं। पोर्ट्स मतलब जो सी पोर्ट्स हैं, ठीक है, एयरपोर्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो सी जो पोर्ट्स हैं, ठीक है, तो उसमें दे आर सेइंग कि हम उसकी कैपेसिटी ओवरऑल 4 टाइम्स उसको बढ़ाने की मतलब डिस्कशन दे आर बेसिकली वर्किंग ऑन। सेकंड, मतलब आपने देखा होगा शायद कि स्पाइस जेट का जो स्टॉक है वो 19% बढ़ा था फ्राइडे को। तो कुछ क्वेश्चंस भी आए थे कि क्यों हुआ सर ये, तो मेजरली उसका मेजर रीज़न रहा कि एक मार्केट में सोर्सेस से न्यूज़ आई है कि जो इंडिगो के को फाउंडर है राकेश गंगवाल जी, राइट, जो बेसिकली अभी इतना ज़्यादा मतलब कंप्लीटली फुल्ली फोकस नहीं है इंडिगो पे, क्योंकि राहुल भाटिया जी, क्योंकि उनके आपस में डिस्प्यूट थे राहुल जी के एंड राकेश जी के, एंड नाउ राकेश फैमिली, गंगवाल फैमिली इज बेसिकली टेकिंग आउट, मतलब रिड्यूसिंग देयर स्टेक फ्रॉम इंडिगो कंसिस्टेंटली, ठीक है। तो उनका जो स्टेक था मेरे ख्याल से वो 30% के आसपास था, वो अब 13% पे रह गया है ऑलमोस्ट। तो दे आर इंटरेस्टेड नाउ इन बाइंग अ स्टेक इन स्पाइस जेट, तो इसीलिए मार्केट्स ने काफ़ी पॉजिटिवली रिएक्ट किया, 19% एक ही दिन में स्टॉक जो है वो बढ़ा। सेकेंड, एक डेल्टा कॉर्प के लिए एक और नेगेटिव न्यूज़, डेल्टा कॉर्प को एक और जीएसटी का नोटिस मिला है ऑन 6,384 करोड़ रुपीज़ का जीएसटी का एक और नोटिस आया है, राइट। और ये 22 सितंबर को भी उनके पास एक नोटिस आया था जिसमें ऑलमोस्ट आई थिंक कुछ 12,000 करोड़ रुपीज़ का उनका नोटिस आया था, $1.34 बिलियन का, और ये प्लस और आ गया है, तो काफ़ी बड़ा जीएसटी का उनके ऊपर नोटिस आ रहे हैं, तो ये काफ़ी इम्पैक्टफुल रह सकता है। और अब देखना पड़ेगा क्योंकि ये डिसाइड करेगा ओवरऑल रेगुलेशन जो है ओवरऑल फ्रॉम जीएसटी पर्सपेक्टिव ऑन गेमिंग इंडस्ट्री कैसा रहता है। अदानी ग्रुप का एक और न्यूज़ था कि दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट ऑपरेशंस ऑन देयर ग्रीन फील्ड कॉपर, जो कॉपर फैसिलिटी उन्होंने सेटअप करने का प्लान किया है गुजरात के मुंद्रा में, ठीक है, वो जो है मोस्टली मार्च 2024 में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इट इज़ ऑलमोस्ट दे हैव इन्वेस्टेड $1.1 बिलियन इन इट, तो मतलब ऑलमोस्ट आप ये मान सकते 9-10 हज़ार करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेटल है कॉपर, कि अगर हम इंडिया के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा स्टील यूज़ होता है, सेकंड एल्यूमिनियम, और थर्ड जो है वो कॉपर यूज़ होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मतलब जैसे जैसे स्पेशली अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर यूसेज की और हम बात करें इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की कैपेसिटी की, तो ये जो मेटल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फैसिलिटी रहेगी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव।
अब कुछ और न्यूज़ के बारे में बात करते हैं फ्रॉम टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ आया था कि दे हैव सोल्ड 9.9% स्टेक इन देयर सब्सिडरी टाटा टेक्नोलॉजीज, जिसका आईपीओ भी जल्दी ही प्लान्ड है। ठीक है, तो उसमें पहले ही आईपीओ से पहले उन्होंने 9.9% स्टेक बेच दिया है। उसकी जो वो जो बेचा है 16,013 करोड़ में, सॉरी 1613 करोड़, 1613 करोड़ रुपीस में उन्होंने ये स्टेक बेचा है टू टीपीजी राइज क्लाइमेट और थोड़ा रतन टाटा का एंडोमेंट फाउंडेशन, उन्होंने भी 0.9% स्टेक लिया है। 9% स्टेक टीपीजी राइज ने लिया है। टीपीजी ने टाटा मोटर्स एनर्जी, तो सॉरी न्यू टाटा मोटर्स का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो सब्सिडरी है उसमें भी इन्वेस्ट किया था थोड़े दिन पहले, आपको याद होगा। अब इन्होंने टाटा टेक्नोलॉजीज में भी 9% स्टेक ले लिया है बिफोर द आईपीओ। ठीक है, तो इसका बेसिकली उन्होंने एक तरह से 16,000 करोड़ रुपए की एक वैल्यूएशन टाटा टेक्नोलॉजीज की सेटअप की है। और ये रीज़न जो है टाटा मोटर्स ने ऑब्वियसली उनको डेट अपना रिड्यूस करना है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें बेसिकली की हैं। ठीक है, रिजल्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो एवेन्यू का ऑब्वियसली आपने देखा होगा रिजल्ट आया था और एक पॉजिटिवली आया था फ्रॉम ऑपरेशंस। 18.67% का ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ था। ऑब्वियसली पैट जो है वो डिक्लाइन हुआ ओवरऑल 9.2% पे, बट उसका रीज़न था क्योंकि लास्ट जो ईयर का जो इस क्वार्टर का पैट था उसमें कुछ टैक्स का लोअर टैक्स की वजह से वो थोड़ा ज़्यादा था, मतलब हायर बेस था ओवरऑल। ठीक है, जबकि मार्जिन्स भी कम हुए हैं जो उनके मतलब नॉन ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स जो वो बेचते हैं उसमें उनके हायर मार्जिन्स होते हैं, तो उसमें अभी भी उनका डिमांड जो है वो ज़्यादा नहीं आ रहा और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, स्पेशली जैसे जूडियो जैसी स्टोर में जहाँ पर वो क्लॉथ्स वगैरह बेचते हैं, मतलब कपड़े बेचते हैं। तो ये सारी चीज़ें की वजह से उनका जो मार्जिन है वो भी डिक्लाइन हुआ है, लेकिन ओवरऑल बेस भी ज़्यादा था, तो 9% से डाउन हुआ है, लेकिन टॉप लाइन काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है 18.5% से। एक और रिजल्ट आया एचडीएफसी लाइफ का, तो नेट प्रॉफिट 15.5% बढ़ा है उनका। ठीक है, मार्जिन जो है वीएनबी मार्जिन वो थोड़ा मतलब मॉडरेट ही रहा। ऑब्वियसली मतलब इसको ये नंबर थोड़े ज़्यादा फोकस किए जा रहे हैं स्पेशली आफ्टर द रेगुलेशन, क्योंकि यूलिप्स पे 5 लाख प्लस पे कुछ टैक्सेशन वगैरह लगाया था ना लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने, तो उसका इम्पैक्ट जो समझने की कोशिश की जा रही है। तो अभी तक मतलब कंपनी भी यही कह रही है कि हमारे वॉल्यूम पे इम्पैक्ट नहीं हुआ है, हमारा प्रॉफिट इंप्रूव हो रहा है। तो उस रेगुलेशन का और इवन जो न्यू टैक्स रिजीम का एज सच हमारे ऊपर अभी तक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वही है, आई थिंक ये जो मार्च तक का थोड़ा रिजल्ट है ये इस पे फोकस किया जाएगा, और अगर ये कंसिस्टेंटली अच्छा रहा तो ही आई थिंक जो है इसकी री रेटिंग टाइप जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वो मार्च में सबसे ज़्यादा जो है इंश्योरेंस टैक्स पर्सपेक्टिव से बिकता है, राइट। तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, वो जो क्वार्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर उस बार जो है वो ज़्यादा नहीं हुआ और बेस भी ज़्यादा था मार्च में लास्ट ईयर, तो उसके ऊपर कैसा ओवरऑल कंपनी करती है और ओवरऑल इंडस्ट्री करती है, इसके ऊपर आई थिंक पीपल विल फोकस ऑन। एंजल वन का भी रिजल्ट आया, तो आई एम श्योर आप सब मतलब काफ़ी क्वेश्चन लोगों ने पूछे कि वाई एंजल वन इज़ डूइंग सो वेल, राइट। मतलब ऑल टाइम हाई पे है, 2250 रुपीज़ पे पहुंच गया है स्टॉक। तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आया उनका, 40% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया उन्होंने रेवेन्यू में। ठीक है, और प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिट जो है 40% से आसपास बढ़ा है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ऑब्वियसली एक डिजिटलाइजेशन इन फाइनेंशियल स्पेस में हो रही है, और एंजल वन भी एक मतलब लिस्टेड प्लेयर्स में से एक अच्छा प्लेयर है मेरे को लगता है। ठीक है, जो क्या कहते हैं इसमें है, और नाउ विद आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का जो है ऑलमोस्ट मतलब कंफर्म हो गया है कि भाई वो तो शायद डीलिस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। तो कुछ ही प्लेयर्स बचे हैं इसमें फ्रॉम विच आर बेसिकली डीमैट, अगर हम अकाउंट पर्सपेक्टिव से बात करें। ठीक है, तो वो एक उस हिसाब से एक अच्छा प्लेयर दिखता है, बट अगेन वी आर नॉट कंसिस्टेंट, हम बहुत क्लोजली एज अ कंपनी यदि फॉलो नहीं करते हैं इस स्टॉक को। तो डेफिनेटली आपको लगता है कि वी शुड फॉलो दिस, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, तो हम उसके ऊपर थोड़ा ज़रूर फोकस करेंगे। अब आज क्या है, आज तो बहुत इंपॉर्टेंट डे है। ठीक है, दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएंगे। एक तो एचडीएफसी बैंक फर्स्ट रिजल्ट आफ्टर द मर्जर। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को लगता है क्लैरिटी आएगी फ्रॉम एचडीएफसी बैंक इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव। सेकंड, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी रिजल्ट आएगा।
अब यही बात चल रही है कि भाई अभी तक तो कुछ एक्टिविटी नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो, तो फर्स्ट टाइम एक जियो का अपना रिजल्ट आएगा तो सिर्फ उसके बारे में बात होगी, होपफुली मैनेजमेंट उसके बारे में और अच्छे से बताएगा क्या प्लान है आगे की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दो रिजल्ट है, फेडरल बैंक का भी रिजल्ट है, बट ये दो रिजल्ट्स को बहुत ही क्लोजली आई थिंक वी शुड वॉच अगर आप एक फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट करते हो या करना चाहते हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस वीक जो है मेजरली मेरे को ये लगता है कि ब्रेंट क्रूड काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी रिजल्ट्स आएंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, काफ़ी ICICI बैंक है, HUL है, काफ़ी सारी कंपनीज के इस वीक, तो वो हम फोकस करना ही चाहिए हमें। और बाकी यूएस के जैसे जैसे यूएस फेड का अलग अलग स्टेटमेंट्स आती हैं उसके बेसिस पे हाउ यूएस की जो ट्रेजरी यील्ड है वो मूव करती है, उसके हिसाब से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फ्लाइट ऑफ द मनी कहाँ जाता है वो भी जो है इम्पैक्ट कर सकता है इस मार्केट को। ठीक है, दैट इज ऑल बेसिकली ऑन द फ्रॉम द न्यूज़ परस्पेक्टिव। अब एज आई सेड कि नॉलेज सेक्शन एज सच तो कुछ खास नहीं है, बट एक छोटी सी इमेज है विच आई वांटेड टू शेयर। तो ये है बेसिकली वो इमेज, क्या कहते हैं बेसिकली, अगर आप मतलब कई काफ़ी लोग ऑफिस जाते हुए सुनते हैं तो जस्ट वांटेड टू टेल यू। तो ये इमेज बेसिकली सेज कि प्रेजेंटिंग NFO HDFC लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब 10 रुपीज 10 NAV। ठीक है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन टूडेज लीडर लार्ज कैप प्लस मिड कैप प्लस स्मॉल कैप इज इक्वल टू HDFC लाइफ फ्लेक्सी कैप। तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो म्यूचुअल फंड होगा कोई, नहीं, HDFC फ्लेक्सी कैप तो म्यूचुअल फंड है जो काफ़ी पुराना फंड है। ठीक है, वो तो मतलब 25-30 साल पुराना है। तो ये कौन सा NFO है? ये है HDFC लाइफ फ्लेक्सी कैप। तो बेसिकली एक यूलिप फंड है। तो आजकल बिकॉज यूलिप्स एक मतलब फिन इन्फ्लुएंसर्स बोल लो या फिर काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स बोल लो या फिर यूट्यूब की वजह से, ट्विटर की वजह से एक लोगों को ऐसा लगने लगा है कि यूलिप इज़ नॉट ए ग्रेट इन्वेस्टमेंट ना, बहुत ज़्यादा इस मार्केट में इस बारे में बात हो रही है। तो इसकी वजह से अब यूलिप वर्ड यूज़ नहीं करके इस तरह से बेसिकली प्रेजेंटेशन हो रही है कि एक म्यूचुअल फंड है ये। तो ये समझना चाहिए आपको कि आपको कोई अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो चेक कीजिए कि मतलब स्पेशली अगर किसी के थ्रू कर रहे हैं, स्पेशली किसी बैंक के थ्रू या किसी ब्रोकर के थ्रू, राइट, जो इंश्योरेंस में भी डील करते हैं, तो ज़रूर चेक कीजिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको एक यूलिप दिया जा रहा है और ये बोल के दिया जा रहा है कि आप म्यूचुअल फंड में हम आपका इन्वेस्ट करा रहे हैं। तो ये बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। हम ऑलवेज हमेशा बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस शुड नॉट बी मिक्स्ड। ठीक है, आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट, इंश्योरेंस लेना है टर्म इंश्योरेंस इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट, मिक्स मत कीजिए। तो दैट इज़ वाई ऑलवेज से, ठीक है, तो इस हिसाब से ये चीज़ें ज़रूर चेक कीजिए। तो दैट्स वाई आई वांट टू शेयर। ये ट्विटर पे काफ़ी फ्राइडे सैटरडे को ये इमेज चल रही थी। आई थॉट आप सब ने, अगर कोई है नहीं वहाँ पे, तो आई वॉन्टेड टू शेयर दैट विद यू। आई होप दैट आपको ये सेशन अच्छा लगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।